हेलो एवरीवन, टुडे इज द 8th लेक्चर ऑफ योर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड हम कर रहे हैं काउंटर, है ना। इससे पहले हमने आयनाइजेशन चैम्बर किया है एंड प्रोपोर्शनल काउंटर किया है ना। आज हम करने वाले हैं जीएम काउंटर। इंपॉर्टेंट है, जो भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके मास्टर कैडर साइंस के पेपर में आ सकते हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी। ओके, तो जीएम काउंटर सबसे पहले इसका क्या काम है? इसका काम है चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना। चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना। अभी कौन से चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाता है एंड कौन से चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है वो हम देखेंगे। ओके, एंड कौन से प्रिंसिपल पे बेस है? गैस फील्ड डिटेक्टर प्रिंसिपल पे बेस है। गैस फील्ड डिटेक्टर। नेक्स्ट कौन से रीजन में ऑपरेट होता है? 5th रीजन में, है ना। एंड आपको याद है प्रोपोर्शनल काउंटर में ना हम जो वोल्टेज अप्लाई करते थे 1000 वोल्ट तक अप्लाई करते थे, इसमें उससे भी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, मोर देन 1000 वोल्ट। ओके, तो अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। कौन कौन सी इसमें गैस ऐड होती है वो भी लिख लो। इसमें कोई भी आप इनर्ट गैस ऐड कर सकते हो, जैसे कि आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, है ना। कोई भी इनर्ट गैस ऐड की जा सकती है। इसके अलावा हमने एक टर्म पढ़ेंगे क्वेंचिंग। क्वेंचिंग से बचाने के लिए अपने इस डिवाइस को हम एक इथाइल अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल गैस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जीएम काउंटर में क्वेंचिंग से बचाने के लिए हम उसमें कौन सी गैस ऐड करते हैं? इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं। क्वेंचिंग क्या होता है, वो कैसे होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन वैसे ही है बेटा। ये आपका मेटेलिक चैम्बर है, ठीक है। ये आपके पास वायर है। उसी तरह से हमने इसको कौन सी पोलैरिटी देनी है? नेगेटिव पोलैरिटी देनी है। एंड ऊपर वाले को, हमारी जो इस वायर को हम कौन सी पोलैरिटी देंगे? पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे, है ना। यहां पर आपने क्या लगाया है? रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। यहां पर आप, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यहां पे आप नोट कर लेना। क्या हो गया इसको? वेट, अच्छा मैं यहीं पे बना दूं क्या? जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है ना, ये मेरा कैपेसिटर है, एंड यहाँ पर ना हम एम्पलीफायर नहीं लगाते हैं। एम्पलीफायर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सीधा ही क्या करोगे, यहाँ से जो भी पल्स आएगी ना उसको आप सीधा ही किसमें भेज दोगे? काउंटर में भेज दोगे। ये आपका प्रिंसिपल है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने कोई भी गैस ऐड किया ना, एक बात ना आपको ये याद रखनी है, इसमें ना इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन होती है। इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन। इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन क्या है? देखो, ये आपके पास कोई भी इनर्ट गैस है ना, जैसे मान लो ये आर्गन गैस है या हीलियम गैस है या नियोन कुछ भी है, होगा क्या? कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल आया, उसने क्या किया? इस आर्गन के मॉलिक्यूल, इस आर्गन के एटम को आयनाइज किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये क्या हो गया? पॉजिटिव, है ना। ये कटायन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? एनोड की तरफ, यहां आएगा, और ये कटायन आपका कैथोड की तरफ जाएगा। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो वोल्टेज क्या है? 1000 वोल्ट से भी ज्यादा है। 1000 वोल्ट से भी वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्गन को कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा, उसको भी क्या करेगा? आयनाइज करेगा। ये प्रोपोर्शनल काउंटर में भी होता आया है ना। प्रोपोर्शनल काउंटर में भी हम ऐसे ही करते थे कि एक आपके पास प्राइमरी आयन बना और उसने इसको क्या किया? सेकेंडरी आयन बनाने स्टार्ट कर दिए। इसमें भी यही होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये आपका प्राइमरी आयन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? इस आर्गन के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके ऐसे ऐसे आपके पास आयंस का पेयर बनता जाएगा। इसको ना हम अवलांचे कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का बनना, बार बार बनना, इसको हम क्या कहते हैं? अवलांचे कहते हैं, ठीक है। जीएम काउंटर में इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट आयनाइजेशन। प्रोपोर्शनल काउंटर में हम इसको क्या कह रहे थे? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एक इनडायरेक्ट आयनाइजेशन और किस तरह से हो रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो देखो कैसे हो रही है।
देखो इनडायरेक्ट आयनाइजेशन को और मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ। देखो बेटा, जब आपके पास आयनाइजेशन स्टार्ट होती है ना, मतलब जब आपके पास इनिशियली ये चार्ज पार्टिकल आया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज बना। जब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना कैथोड की तरफ। जब ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है कैथोड की तरफ, तो करता क्या है क्योंकि ये किसका बना है, मेटल का, है ना, तो यहां से क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। यहां से इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, और न्यूट्रलाइज हुआ। यहां पर ना आपको एक्साइटेशन देखने को मिलती है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ये आर्गन का एटम गया ऊपर, यहां पे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। देखो इस डायग्राम को मैं यहां पे बना रही हूँ, ये आपके पास क्या है, कैथोड है, ये आपका कटायन ऊपर गया, ठीक है, ये कटायन ऊपर गया और इसने क्या किया, यहां से जब ये इस कैथोड से टकराएगा ना, तो यहां से क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये आपका आर्गन का एटम, मैं शेल्स बना के दिखा रही हूं आपको ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर आके बैठा, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, मान लो स्पेस तो यहां पे खाली थी इलेक्ट्रॉन के आने के लिए, बट ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बैठ गया, एनर्जी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बैठ गया, तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर जाएगा ना। जब यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो आपके पास क्या आएगी, रेडिएशन, फोटोन एमिट होगा, फोटोन एमिट होगा। अब ये फोटोन क्या करेगा, फोटोन इस कैथोड की वोल्ट से टकराएगा। जब भी कोई फोटोन किसी मेटल से टकराता है तो क्या रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट आयनाइजेशन कह रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो कैसे रिलीज हो रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन गैस के ही एटम से टकरा रहा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहा है। दूसरी तरह से कैसे रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। तो अब आपके पास में सेकंड टाइप के एवलांचेस स्टार्ट हो गया। एक एवलांचेस तो स्टार्ट हो रहा है ऐसे, जब प्राइमरी आयन सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और एक एवलांचेस स्टार्ट हो गया यहां से, है ना। तो आपके पास दो तरह का एवलांचेस स्टार्ट हो गया, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में आयन पेयर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा आयन पेयर बन जाएंगे, ठीक है। बट आपको इतने आयन पेयर नहीं चाहिए, है ना। तो इन आयन पेयर को हम चाहते हैं कितने आयन पेयर ना बने, क्योंकि इतने आयन पेयर बनेंगे तो क्या होगा, आपकी जो गैस है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, गैस विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो अब तक बस आपको ये समझना है, अगर किसी को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो आ रहा होगा, बट फिर भी आपको ये समझना है कि जीएम काउंटर में जो आपकी आयनाइजेशन होती है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके दो तरह के एवलांचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल काउंटर में कैसी होती थी, मल्टीप्लीकेशन होती थी गैस की, बट इसमें गैस की मल्टीप्लीकेशन नहीं होती है, इसमें इनडायरेक्ट आयनाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा यहां तक अब हमें समझ आ गया। अब देखो होता क्या है, जब इनिशियली आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एटम से टकराता है ना, तो जो आपके पास कटायन और अनायन के पेयर्स बनते हैं ना, वो इस गैस के आसपास बनते हैं। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन बना, ये आपका कटायन बना, ये नेगेटिव, ये कटायन। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव थे, अब देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं ना, अब पॉजिटिव को यहां पर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो लाइट पार्टिकल है और वो बना भी एनोड के पास है, तो इसको यहां पर आने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव कटायन क्योंकि हैवी होता है ना, तो हैवी को कैथोड की तरफ जाने में ज्यादा टाइम लगता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि हल्का है उसको एनोड की तरफ आने में कम टाइम लगता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव शीट यहाँ पे बन रही है ना, पॉजिटिव आयन एनोड के पास बनी जा रहे हैं, इतने जा नहीं रहे हैं कैथोड की तरफ, जितने बन रहे हैं, बन ज्यादा रहे हैं। मान लो 20 आयन पेयर्स बने, इलेक्ट्रॉन तो फटाफट एनोड की तरफ चले जाएंगे, बट इसमें से मान लो अभी इतने नहीं गए, तो हमारा जो करंट की वैल्यू है ना, जो पल्स की वैल्यू है, वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि आयन पेयर्स में जो है वो डिस्टर्बेंस हो गई ना। तो ये जो पॉजिटिव शीट है ना, जो किसके अराउंड बन रही है, इस एनोड वायर के अराउंड बन रही है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। इस रिमूवल को हम कहते हैं क्वेंचिंग। तो ये लिख लेना, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव शीट ऑफ आयंस अराउंड द वायर
इज कॉल्ड क्वेंचिंग। ठीक है, ये जो पॉजिटिव शीट बन रही है आयंस की, इसको रिमूव करने को हम कहते हैं क्वेंचिंग। इसको रिमूव करने के एक और क्या फायदा होगा, इसको रिमूव करने के एक फायदा ये होगा कि जब ये यहां पर नहीं जाएंगे ना, तो आपके पास आयन पेयर्स भी कंट्रोल में हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास एक कटायन यहां पर जा रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहा है ना, और हम नहीं चाहते कि हमारे पास इतने ज्यादा आयन पेयर बने। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहां से रिमूव करना चाहते हैं। इस टर्म को हम कहते हैं क्वेंचिंग। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब ना क्वेंचिंग दो तरह से की जा सकती है, एक तो होती है एक्सटर्नल क्वेंचिंग और एक होती है इंटरनल क्वेंचिंग या फिर सेल्फ क्वेंचिंग। ठीक है, उसको आप लिख लो कि इंटरनल क्वेंचिंग कैसे करेंगे हम और सेल्फ क्वेंचिंग कैसे करेंगे। देखो यहां पर लिख लो। ओके, सेल्फ क्वेंचिंग के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ क्वेंचिंग के लिए हम इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड कर देंगे। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या करता है, इथाइल अल्कोहल की जो आयनाइजेशन पावर होती है ना, वो आर्गन से कम होती है, किसी भी इनर्ट गैस से कम होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपका मेटेलिक चैम्बर था, ये आपकी एनोड वायर थी, इसमें क्या होता है, मान लो आपने कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक किया ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो इथाइल अल्कोहल जल्दी आयनाइज हो जाता है। जल्दी आयनाइज हो जाएगा तो मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये पॉजिटिव इधर जाएगा। जब ये कटायन इधर जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसएसोसिएट। ठीक है, उसमें क्या था, जब आपका आर्गन या किसी भी इनर्ट गैस का पार्टिकल ऊपर जाता है ना, तो वो स्टेट्स को डीएक्साइट या एक्साइट, पहले एक्साइट करता है फिर डीएक्साइट करता है। जब डीएक्साइट होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन निकलता है और फोटोन इस मेटल की शीट से टकरा के, इस मेटल की वोल्ट से टकरा के एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जबकि इथाइल अल्कोहल डिसोसिएट हो जाता है, तो इथाइल अल्कोहल फोटोन्स नहीं निकालता। ठीक है, तो आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। वैसे तो आप रट्टा भी सिंपल लगा सकते हो कि सेल्फ क्वेंचिंग में अपने इथाइल अल्कोहल यूज करना है, बट अगर आपको थोड़ी सी वर्किंग आती होगी तो आपको रट्टा लगाने में भी आसानी होगी। सिर्फ इतनी बात है। ठीक है, तो सेल्फ क्वेंचिंग में इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नल क्वेंचिंग होती है। एक्सटर्नल क्वेंचिंग में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लार्ज लगा देते हैं, लार्ज रेजिस्टेंस इज यूज्ड। जब हमने डायग्राम बनाते तो रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज रख देते हैं। ओके, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जीएम काउंटर की हमने क्या करनी है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, और इसके बारे में लर्न करने वाली कुछ बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको लर्न करनी ही करनी है, वर्किंग समझ आइए तो भी, नहीं समझ आइए तो भी, बट आई होप आपको वर्किंग समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात की इनडायरेक्ट आयनाइजेशन पे काम करता है, इनडायरेक्ट आयनाइजेशन। सेकेंड बात इसमें क्या है, इनर्ट गैस फिल कर दो कोई भी, आर्गन, नियोन, हीलियम एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि ना, ये डिसएडवांटेज कह लो, मैं तो कहती हूं इसकी, ये ना ये नहीं बता पाता कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, चार्ज पार्टिकल कौन सा है वो ये नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता, क्योंकि इसमें आपके पास ना जो इनडायरेक्ट आयनाइजेशन है वो ज्यादा हावी हो जाती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी आयनाइजेशन। देखो प्राइमरी आयनाइजेशन ने तो क्या कि एक सिंगल आयन बनाया, बट इस सिंगल आयन ने क्या किया, हजारों आयन्स बना दिए, 1000 आयन्स और बना दिए। ठीक है, तो इसमें चार्ज पार्टिकल, इनिशियल चार्ज पार्टिकल कौन था वो आपको नहीं पता लगता। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होगी कि जो इनिशियल चार्ज पार्टिकल कौन था आपकी जीएम काउंटर वो पता नहीं लगा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, हाँ, और एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी डिटेक्ट नहीं हो पाती है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अनचार्ज पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हो पाता, अनचार्ज पार्टिकल इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, जो पल्स हाइट है सभी की सेम होती है, पल्स हाइट
इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, कि आपने कौन सा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कौन सा, उसकी क्या एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करता पल्स हाइट, क्योंकि पल्स हाइट तो किस पर डिपेंड कर रही है, पल्स हाइट तो ये आगे बनने वाले आयन पेयर्स पे डिपेंड करती है ना। तो पल्स हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जो आपने सबसे पहले स्ट्राइक करवाया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें दो टर्म्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट, एक तो डेड टाइम है और एक रिकवरी टाइम है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपका डेड टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 500 माइक्रोसेकंड, तो ये याद रखना है। अब डेड टाइम क्या होता है, डेड टाइम वो टाइम होता है जब तक आपका जीएम काउंटर काम नहीं करता। देखो, ये आपका जो जीएम काउंटर होता है ना, जब तक सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कटायंस है ऊपर नहीं चले जाते हैं ना, यहां पर इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक जो आपका जीएम काउंटर वो इनसेंसिटिव रहता है, तब तक वो काम नहीं करता, ठीक है। तो उसी को हम डेड टाइम कहते हैं, 500 माइक्रोसेकंड है, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि हमने क्वेंचिंग क्यों की, हमने इसलिए क्वेंचिंग की कि ये जो सारे चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर दे, क्योंकि कौन इतना वेट करेगा कि सब कब ऊपर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो डेड टाइम कितना होता है, 500 माइक्रोसेकंड, और डेड टाइम के दौरान कोई भी पल्स काउंट नहीं होती है। इसके अलावा रिकवरी टाइम, तो रिकवरी टाइम कब होगा, रिकवरी टाइम वो टाइम होगा जब आपके जीएम काउंटर ने फिर से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी, उसको हम क्या कहेंगे, रिकवरी टाइम कहेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका जीएम काउंटर पूरी तरह से कवर हो गया, ठीक है। अब ना पॉइंट्स लिख लो, एक तो जीएम काउंटर के बीच में, और सॉरी, यहां पर ना जीएम काउंटर और प्रोपोर्शनल काउंटर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, वो लिख लो, ठीक है। जीएम और प्रोपोर्शनल काउंटर, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन, और इसमें क्या होता है, इसमें गैस की मल्टीप्लीकेशन होती है, गैस इज मल्टीप्लाइड, नहीं इसको ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ गैस, इसको ऐसे मत लिखो, यहां पर लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ गैस हैपन्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स डिटेक्ट नहीं कर पाता, न्यूट्रल पार्टिकल्स डिटेक्ट नहीं होते, जबकि इसमें जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स डिटेक्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए, वेरी हाई वोल्टेज, जबकि इसमें इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज तो इसमें भी चाहिए बट इसके मुकाबले कम चाहिए, ठीक है। वेरी हाई वोल्टेज इज नॉट रिक्वायर्ड, वेरी हाई वोल्टेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, लो एनर्जी पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, लो एनर्जी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे कि बीटा रे, गामा रे, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, जबकि प्रोपोर्शनल काउंटर की खासियत यही थी कि लो एनर्जी, लो एनाइजिंग पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाता है, जैसे कि एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, बीटा रे हो गई, तो इनको डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पल्स हाइट है, मैंने पहले भी बता दिया शायद, ये जो पल्स हाइट है वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, पल्स हाइट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि इसमें जो पल्स हाइट है वो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करती है, पल्स हाइट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। फिफ्थ पॉइंट मैं यहां पर लिख रही हूं, इसमें एम्पलीफायर की हमें जरूरत नहीं है, एम्पलीफायर जरूरत नहीं है, और इसमें हमें एम्पलीफायर की जरूरत होती है डायग्राम में भी, क्योंकि जीएम काउंटर में जो आपको करंट के कारण पल्स हाइट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रही है। क्यों ज्यादा मिल रही है, क्योंकि तो आयन पेयर्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो तरह का अवलांच हो रहा है ना, आयन पेयर्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वोल्टेज आपने 1000 वोल्ट से भी ज्यादा लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा, तो करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छी हाइट पहले ही आपको मिल रही है पल्स की, तो आपको एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि प्रोपोर्शनल काउंटर में हमें एम्पलीफायर लगाने की जरूरत थी, ठीक है।
तो यहां तक आपका सारा जीएम काउंटर कवर हो गया, ठीक है। जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज की फॉर्म में ना ये एक बार सारे काउंटर कर दूं, उसके बाद सारे काउंटर पे ही बेस्ड एमसीक्यूज लेके आऊंगी, ठीक है। एक लेक्चर पूरा उस पे बनाऊंगी, ठीक है। आप प्लीज इस चैनल से तैयारी करते रहो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज कमेंट करो कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ऐसे समझा दो, वैसे समझा दो, ठीक है। मैं उस हिसाब से कर लूंगी, ठीक है। एंड प्लीज like, share and subscribe. Thank you. If you liking the content तो please like करो and please comment करो. Okay, thank you. Bye.